और मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। पहले मैं शहर में रहा करता था, तो ऐसे में गांव के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। लेकिन एक बार मैं अपने गांव आया हुआ था। मेरा गांव जो कि काफ़ी रहस्य से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर हर एक चीज़ किसी न किसी रहस्य को छूकर आती है। साल 2017 जब मैं रायपुर से मुंबई का सफ़र करने वाला था। मेरा गांव रायपुर जो कि काफ़ी दूर तो नहीं पड़ता मुंबई से, मगर वो डरावना सफ़र मुझे आज भी याद है। उस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा था और सर्दी अपनी कड़कड़ाती ठंड से सबको परेशान कर रही थी। सुबह उठते तो धुंध का सामना करना पड़ता। उस वक्त मेरे बिजनेस से मेरी छुट्टियां थी, तो ऐसे में अपने दादा दादी से मिलने के लिए मैं गांव आया हुआ था। हालांकि मेरे पापा और मम्मी अभी भी मुंबई में थे। दिसंबर के महीने में उस समय मुझे मेरे पापा का फ़ोन आया। पापा ने बताया कि कल से हमारा काम फिर से स्टार्ट होने वाला है और हमसे मिलने के लिए एक बड़े अधिकारी आने वाले हैं। उस वक्त बिजनेस का सारा काम मैं ही संभालता था, क्योंकि पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। तो ऐसे में मुझे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना था। मैंने रात में ही वहां से निकलना ठीक समझा, क्योंकि फ़ोन मुझे शाम के लगभग 6 बजे आया था और मुझे दूसरे दिन दोपहर 12 बजे मीटिंग में जाना था। फिर मैं वहां से अपना सारा सामान पैक करने लगा। तभी मेरी दादी मेरे पास आई और बोली, बेटा संभल कर जाना, रात का सफ़र है और गांव के कच्चे रास्ते ठीक नहीं है। उस वक्त मैं जल्दबाजी में था, तो मैं जल्दी से वहां से निकलने लगा। मैंने दादी की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने दादी के पैर छुए और फिर स्टेशन के लिए निकल गया। फिर जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि आज स्टेशन पर चारों तरफ केवल और केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ डर का एक अलग माहौल बना हुआ था। वो रात अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा का वास था, साथ ही डर ने अपना एक अलग ही माहौल बना रखा था। उसके बाद मैं ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे के बाद ट्रेन क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी तो ऐसा कुछ देखा नहीं था। उसके बाद मेरी नज़र उस स्टेशन के चारों तरफ की दुकानों पर गई, तो मैंने देखा कि दुकान पूरी बंद पड़ी है। एक भी दुकान कहीं पर खुली दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, क्योंकि स्टेशन पर सारी दुकानें और वहाँ के बने कई मकान पूरी तरीके से बंद थे। ना कोई स्टेशन पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था और ना ही कोई दुकान या फिर घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा कि शायद रात में यहाँ पर कोई आता ही नहीं होगा। यही सोचकर मैं ट्रेन की बोगी नंबर 32 में पहुँच गया। जब मैं ट्रेन के उस बोगी में पहुँचा तो मैंने देखा कि उसमें बहुत शांति थी। फिर मैं उसके अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसके अंदर कई यात्री बैठे हुए थे, मगर सभी यात्रियों ने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुका कर रखा था। उन यात्रियों की यह करतूत मुझे कुछ अजीब लग रही थी। मुझे उस बोगी के अंदर कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि पक्का इस बोगी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर बाद जब मैं एक आदमी के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था, तभी उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया, जिसे देखकर मेरा तो दिल दहल उठा। दरअसल उसकी सफ़ेद सफ़ेद आंखें मुझे अंदर तक हिला देने में पूरी तरह से सक्षम थी, मगर उसका तो पूरा चेहरा इतना खौफनाक था जिसे देखकर मैं तो पूरे तरीके से हिल चुका था। इस बार मैंने देखा कि उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखें सफ़ेद रूप से लाल रंग में तब्दील हो रही थी। एक मामूली इंसान को डराने के लिए इतना काफ़ी होता है। उसके बाद मैं उस सीट के ऊपर से उठने लगा। तभी मैंने उन सभी के पैरों की तरफ नजरें मारी तो मुझे ये महसूस हो चुका था कि मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे शैतानों के बीच बुरी तरह से फंस चुका हूँ। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा था कि आज मेरी अंतिम यात्रा तय होने वाली है। मैं उस जगह से किसी तरह से उठा और फिर भागने लगा, लेकिन मैं आखिर भाग भी कहाँ तक सकता था। एक कोने से दूसरे कोने में ही जा सकता था। जब मुझे कुछ भी नहीं सूझा तो मैं भागता हुआ सीधा बाथरूम में घुस गया और बाथरूम में जाकर अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया।
मगर अभी तक उन राक्षसों की कोई हलचल मुझे महसूस नहीं हुई। आज इस हैवानियत की दुनिया में मेरा घूमना काफी खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे द्वारा कौन सी ऐसी भूल हो गई जिस वजह से आज मैं इस जगह पर पूरे तरीके से फंस चुका था। अभी मैं उस बाथरूम में आराम से बैठा हुआ था, मगर मेरे डर की अभी भी कोई सीमा नहीं थी। मुझे बार बार यही डर सता रहा था कि आखिर यह ट्रेन कहां पर जाएगी। तभी अचानक से बाथरूम के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से बाथरूम के दरवाजे को पीट रहा हो, और फिर बाहर से आवाज आने लगी, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। वो आवाज इतनी भयानक आवाज में थी कि डर के मारे मेरी तो जान ही निकलने लगी। और कुछ देर के बाद उन आवाजों का आना एकदम से बंद हो गया। जैसे उन भयानक आवाजों का आना बंद हुआ कि तभी मुझे ऐसा लगा कि बाथरूम के अंदर मेरे अलावा कोई और भी है जो जोर जोर से सांसें ले रहा है। मैंने इधर उधर देखा, मगर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन उसके बाद मुझे एक आवाज आई, आपने ऊपर देखो। वह आवाज इतनी खतरनाक थी कि उस आवाज को सुनते ही मुझे तो बेहद डर महसूस होने लगा। फिर जब धीरे धीरे मेरी नजर बाथरूम के ऊपर गई तो मानो एक भयानक खौफ के अंदर मैं डूब सा गया था। मेरी सांसें एकदम से रुकने लगी। दरअसल मैंने देखा कि बाथरूम की छत के ऊपर कोई भयानक सा आदमी चिपका हुआ था, जिसका मुंह और आंखें मेरी तरफ दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने ट्रेन के बाकी सारे आदमियों को देखा था। आज मेरी मौत बिल्कुल मेरे सामने दिखाई दे रही थी। फिर मैं जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचा और फिर उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकला, और उसके बाद मैं सीधा भागता हुआ एक सीट के नीचे जाकर छुप गया। मगर इस बार मैंने देखा कि ट्रेन में बैठे सारे यात्री अब वहां से गायब हो चुके थे। अब वह आखिर कहां गए मुझे कुछ समझ नहीं आया। मगर जब मेरी नजर ट्रेन से बाहर खिड़की पर गई तो मैंने देखा कि अब ट्रेन एक जंगल के अंदर रुकी हुई है, जिसे देखकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर ये ट्रेन स्टेशन की जगह यहाँ पर क्यों रुकी है। अब मुझे ये समझ आ चुका था कि यह पूरी ट्रेन भूतिया है। ट्रेन रुकी हुई थी, ऐसे में मेरा वहां से निकलना बहुत ठीक रहेगा। यही समझकर मैं बाहर उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन बोगी का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। उस बोगी का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ कि मेरी उम्मीद की किरण भी खत्म होने लगी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हिम्मत हारना नहीं चाहता था। ऐसे में मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा था कि अगर आसपास कोई भी नजर आए तो मेरी मदद कर दे। मगर मेरा चिल्लाना बेकार हो गया, क्योंकि मेरी आवाज उस ट्रेन के बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। तभी किसी ने मुझे पीछे से धक्का मार दिया। धक्का लगने की वजह से मैं नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मेरे मुंह पर काफी चोट आ गई, क्योंकि मैं औंधे मुंह ट्रेन से गिर पड़ा था। मेरी हालत लगातार खराब हो रही थी। एक तो ऊपर से इतना डर लग रहा था, और अब ये चोट भी मुझे सता रही थी। और उसके बाद किसी तरह मैं उठा। जब मैंने उठकर अपने चारों तरफ देखा तो वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। मगर इस भयानक रात का कहर मुझ पर इतना भयानक होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर मेरी नजर ट्रेन की खिड़की पर गई तो मैंने देखा कि ट्रेन अब एक दीवार के पास से गुजर रही है। फिर जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वह भूतिया ट्रेन जमीन के अंदर बनी हुई एक सुरंग से चल रही थी। यह देखकर मैं तो हैरान था कि आखिर ये ट्रेन स्टेशन से सुरंग में कैसे चलने लगी। और तभी अचानक से दरवाजा एकदम खुल गया। फिर मैं भागता हुआ उस दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने की तरफ कुछ लाल लाल सा दिखाई दे रहा था। और उसके बाद जब मेरी नजर उस चीज पर एकदम ठीक से पड़ी तो इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ एक भयानक ज्वालामुखी सी फटी हुई है, जिसके अंदर ट्रेन के आगे का हिस्सा जलता जा रहा था। उस वक्त मैं ट्रेन की अंतिम बोगियों में से एक में बैठा था, और उस वक्त ट्रेन की रफ्तार भी थोड़ी कम थी। ऐसे में मेरी मौत में थोड़ा टाइम लगने वाला था।
मगर जैसे जैसे मेरी नज़र उन चीज़ों पर पड़ रही थी, वैसे वैसे मैं देख पा रहा था कि सारे डिब्बे जलकर राख बन रहे थे। तभी मैंने उस डिब्बे के अंदर सारे यात्रियों को बैठा हुआ देखा। जैसे जैसे ट्रेन अग्नि से भरपूर ज्वालामुखी के पास जा रही थी, वैसे वैसे उन लोगों के बदन पर आग लगने लगी और अब साथ ही मुझे भी थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस हो रहा था। मतलब इस समय मेरे बदन पर भी आग लगने वाली थी। हर जगह बस चीख चिल्लाहट ही मेरे कानों में गूंज रहे थे। अब मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म होने वाली है, मगर शायद ऊपर वाले को ये सब मंजूर नहीं था। मुझे मेरे पीछे से एक आवाज आई, अगर जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आ जाओ। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि आखिर इतनी नॉर्मल आवाज में कौन बोल सकता है। जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि उस ट्रेन का टीटी मेरे सामने खड़ा था, जिसके सर पर सफेद सफेद टोपी थी। हालांकि उसके भी बदन पर आग लगी हुई थी, लेकिन वह देखने में इतना भयानक नहीं लग रहा था। फिर मैंने उससे कहा, मगर तुम मेरी जान क्यों बचाओगे? मेरी इस बात पर वो आगे कुछ भी नहीं बोला। फिर उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए अब मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह मुझे एक दूसरी बोगी में लेकर गया। उस बोगी में काफी सारे कंकाल पड़े थे। उसके बाद उस आदमी ने मुझे बताया कि यह ट्रेन सन 1980 के अंदर मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी पाताल लोक में समा गई और उसके बाद इस ट्रेन का सामना एक ज्वालामुखी से हुआ, जिसके अंदर ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों की जान चली गई। जिसके बाद यह ट्रेन हमेशा ही उस रास्ते से गुजरती है। रात में जब ये ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां की सारी दुकानें और आसपास के सारे घर बंद हो जाते हैं। मगर उस टीटी ने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर उनकी ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से वह पूरी ट्रेन पाताल लोक में समाहित हो गई। तभी उस टीटी ने कहा कि अब हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा है। तो उसने मुझे उसी बोगी के दरवाजे के पास बुलाया और फिर मुझे पीछे से धक्का दे दिया और फिर अचानक से मैं उस दरवाजे से नीचे गिर पड़ा। जब मैं उस बोगी से नीचे गिर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुले आसमान के ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ। तभी अचानक से एक रोशनी मेरे आंखों पर गई। उस रोशनी के पड़ते ही मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं रहा, मगर जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि उस वक्त मैं मुंबई के स्टेशन पर गिरा हुआ था, जहां पर मैं पहुंचने वाला था। यानी कि जिस जगह पर मुझे ट्रेन द्वारा पहुंचना था उस जगह पर मैं लेटा हुआ था। फिर मैं उठकर इधर उधर देखने लगा, मगर उस वक्त रात के लगभग 3 बज रहे थे। तो मैं वहीं से सीधे अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके लगातार 6 दिन तक मुझे तेज बुखार रहा, मगर अब सब कुछ सामान्य हो गया है। मैं उस भयानक सफर को आज तक भूल नहीं पाया।